गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सीए के जो 3 किले, आप पहला किला पार कर चुके हो। आप पहले किले पर विजय हासिल कर चुके हो। पहला किला जिसका नाम था सीए फाउंडेशन, आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो और अब हम निकल पड़े सेकंड किले को जीतने के लिए। और हमारे सेकंड किले का नाम है सीए इंटरमीडिएट। हमारा ये जो सेकंड किला है सीए इंटरमीडिएट का, इसमें पूरे कोर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हमें टोटल 3 पेपर दे रखे, सेकंड ग्रुप में भी हमें 3 पेपर दे रखे। फर्स्ट ग्रुप में जो 3 पेपर है, फर्स्ट पेपर का नाम है एडवांस अकाउंट्स, सेकंड का लॉ और थर्ड का टैक्स। सेकंड ग्रुप में जो 3 पेपर है उसमें से पहला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड ऑडिट और थर्ड एफएम एंड एसएम। फ्रेंड्स, ये जो टोटल 6 पेपर है उसमें से 2 पेपर 100% थियोरेटिकल है, फर्स्ट पेपर लॉ और सेकंड पेपर ऑडिट। ये दोनों पेपर 100% थियोरेटिकल है। जो सेकंड ग्रुप का सबसे लास्ट पेपर है एफएम एसएम, उसमें एफएम प्रैक्टिकल पेपर है और एसएम थियोरेटिकल पेपर है। फर्स्ट ग्रुप का एक पेपर है टैक्स, वो कुछ प्रैक्टिकल है कुछ थियोरेटिकल है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पेपर की जिसका नाम है एडवांस अकाउंट, नए सिलेबस में इस पेपर में मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल तो चलो होते ही है, थोड़े बहुत थियोरेटिकल भी होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एडवांस अकाउंटिंग में भी कुछ थियोरी इंक्लूडेड है। मगर आपके इंटरमीडिएट के सेकंड ग्रुप का एक पेपर ऐसा है जो 100% प्रैक्टिकल है और उस पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, आज हम उसी पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस पेपर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये पेपर प्रैक्टिकल पेपर है। हाँ, वैसे इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं मगर वो थ्योरी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होते हैं। तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सबसे अच्छी बात, अगर मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूं, सीए इंटरमीडिएट के जितने भी सब्जेक्ट उन सब की बात करूं, तो सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई हो सकता है तो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिल्कुल आप इस सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपके 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, हो सकता है 98 या 100 मार्क्स भी आपको इस सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। अभी 3 अटेम्प्ट पहले एक स्टूडेंट के 100 में से 100 आए थे, वो मेरा स्टूडेंट था और उसके 100 में से 100 इस पेपर में थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हमारे बाकी पेपर में कुछ कम भी आ जाए तो चलेगा। अगर हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मोर देन 80 मार्क्स अगर हमने इसमें स्कोर कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बाकी के पेपर में थोड़ा थोड़ा कुछ कम भी अगर आपके बन जाते हैं, स्कोर बन जाता है, पासिंग से थोड़ा ऊपर भी आ जाता है, तो ये आपके बाकी के सारे पेपर के जो कम स्कोर कर रखा आपने उन सबको कवर कर लेगा और आपका कहीं ना कहीं एवरेज 50% बनाने में हेल्प करेगा। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है उसमें ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस वैसे भी इंक्रीज हो जाते हैं। करेक्ट? तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये जो जिम्मेदारी है इस सब्जेक्ट की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो जिम्मेदारी मेरे को दी है। बिल्कुल हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज हम इस सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान। अगर कोई पर्सन जिससे आप कभी मिले नहीं हो, पहली बार मिलते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं? थोड़ी जान पहचान करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, आप इससे पहली बार मिले हो, क्योंकि ना तो आपके ये स्कूल के किसी क्लास में था और ये सब्जेक्ट आपका सीए फाउंडेशन में भी नहीं था। अकाउंट्स फिर भी सीए फाउंडेशन में आप 11th में 12th में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अकाउंट्स थोड़ी पढ़ चुके होते हैं, बट ये सब्जेक्ट आपके कहीं नहीं था। तो हमें क्या करनी है? आज इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान। क्या सब्जेक्ट है ये?
इस सब्जेक्ट में हमें क्या दे रखा है, ये सब्जेक्ट क्या काम आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस सब्जेक्ट में हमें करना क्या है, इस सब्जेक्ट से आज हम जान पहचान करेंगे। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट का हमें सिलेबस क्या दे रखा है, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर 100% प्रैक्टिकल है, कौन कौन से चैप्टर में से थियोरी आ सकती है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले। इस ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू कितने क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले। आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये सब्जेक्ट है, ये वर्क करता है। तो तैयार है आप लोग, स्टार्ट करें? बिल्कुल, चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें से आपको एक वर्ड थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है और वो है अकाउंटिंग। ये जो पहला एक वर्ड दे रखा है अकाउंटिंग, ये आपको लगता है चलो कुछ अकाउंट्स जैसा होगा, डेबिट क्रेडिट है ना, कुछ लेजर अकाउंट, कुछ बैलेंस शीट। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो पूरा ये जो सब्जेक्ट दे रखा है इसमें डेबिट क्रेडिट और ये सब कुछ नहीं दे रखा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, ये जो सब्जेक्ट है इसमें ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स अलग चीज है। अच्छा, आपको एक वर्ड थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा, कॉस्ट, है ना। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग क्या दे रखा है ये सब्जेक्ट। तो आज हम इस सब्जेक्ट से जान पहचान करेंगे क्या है ये सब्जेक्ट, क्यों दे रखा है और हमें करना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल को परचेज करते, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेस करते, वहाँ मशीनें होती है, वर्कर होते हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, और रॉ मटेरियल को जो फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो बनता है फिनिश गुड्स। क्या बनता है? फिनिश गुड्स बनता है, और फिर उस फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल कर देते हैं। कुछ बिजनेस होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। ये जो बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका बिजनेस करने का तरीका क्या होता है? ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि हर काम करने के लिए एक नई टीम, एक अलग टीम बनाते हैं। हर काम करने के लिए एक अलग टीम, या जिसको हम कह सकते हैं हर काम को करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्शन का काम करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ये काम किसका है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? अकाउंटिंग करना, जो आप लोगों ने पढ़ा 11th 12th फाउंडेशन में पढ़ा, अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सारा काम किसका होता है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का होता है। किसी का पेमेंट करना, किसी से पेमेंट लेना, ये सारा काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का होता है। एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है एडवर्टाइज करना, सेल्स प्रमोशन का काम करना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्ट को सेल करना, अलग अलग एरिया वाइज सेल करना, वहां से कलेक्शन करना, ये सारा काम किसका होता है? सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है। एक डिपार्टमेंट होता है परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को परचेज करना, कहाँ से खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, किस सप्लायर से क्वांटिटी खरीदनी है, इन सब के बारे में डिसाइड कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट करता है, और परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम करता है। एक डिपार्टमेंट और होता है, और वो डिपार्टमेंट होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्या डिपार्टमेंट होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। वैसे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है जिसका काम होता है फाइनेंस को अरेंज करना, है ना। एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये क्या काम करता है?
मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये डिपार्टमेंट हमने क्यों बनाया, हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करना है। अब आप कहेंगे ये काम क्या करते हैं, क्या ये प्रोडक्शन का काम करते हैं, क्या ये परचेज का काम करते हैं, क्या ये सेल का काम करते हैं, क्या ये अकाउंटिंग का काम करते हैं, क्या ये फाइनेंस का काम करते हैं, क्या ये मार्केटिंग का काम करते हैं, क्या करते हैं ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। हमें आज इसी को डिस्कस करना है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है। क्योंकि जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको ये पता रहेगा कि हमें करना क्या है। बेसिकली एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या काम करता है, उसका फैक्ट्री में क्या काम होता है। तो जब तक हमें ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमें क्या काम करना है, तब तक हमें सब्जेक्ट को भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डिपार्टमेंट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वैसे तो इसके बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, मगर यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन काम के बारे में बात करूँगा। कुछ मेन जो फंक्शन है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे या जो भी क्लास में पढ़ेंगे, जो भी नोट कराना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। हम सब कुछ यहाँ पर नोट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे नोट करना है। जैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ वैसा वैसा ही आपको नोट करना है। जब तक मैं आपको नहीं कहूँ तब तक आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं इनको नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आगे से हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको लिखाता भी जाऊंगा कि आपको ये लिखना है, ये नोट करना है, जिसके बारे में हमें जाके वापस कहीं ना कहीं रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ बेसिक बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए आज अभी नोट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नोट करना भी होगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में अच्छा मैं जो आपको बताता हूँ वही नोट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है, उसका काम क्या क्या है। फ्रेंड्स, बहुत सारे काम हैं, हम इसमें कुछ मेन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पहला मेन फंक्शन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का सबसे मेन काम होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। वो कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कैलकुलेटर बनाती है। इस कैलकुलेटर को बनाने की क्या कॉस्ट है, कौन कैलकुलेट करेगा? ये कैलकुलेट करने का काम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये कैलकुलेट करेगा कि इस कैलकुलेटर की क्या कॉस्ट है। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, इस मोबाइल बनाने की क्या कॉस्ट है, ये कौन कैलकुलेट करेगा? ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये माउस बनाती है, इस माउस को बनाने की क्या कॉस्ट है, कौन कैलकुलेट करेगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टीवी बनाती है, टीवी बनाने की क्या कॉस्ट है, ये कौन कैलकुलेट करेगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा। ये जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का पहला काम है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम कॉस्ट को क्यों कैलकुलेट करते हैं? व्हाई वी कैलकुलेट कॉस्ट? हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कहां जरूरत पड़ती है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना होता है। हमें सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। मतलब कैसे? कॉस्ट से सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लो एक कंपनी है, ये कैलकुलेटर बनाती है। इस कैलकुलेटर को हमने बना दिया, अब बना के क्या करेंगे? इस कैलकुलेटर को बना के हम इस कैलकुलेटर को मार्केट में सेल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में एक और बड़ा क्वेश्चन है, कंपनी के पास में एक और बड़ा क्वेश्चन है
इस कैलकुलेटर को मार्केट में कितने पर सेल करना है, मतलब इस कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, 700 रुपीज़, 800 रुपीज़, 1000, 2000, क्या इसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस ना तो कम होनी चाहिए ना सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस शुड बी रीजनेबल। अगर आपने कम सेलिंग प्राइस चार्ज कर ली तो हो सकता है आपको लॉस हो सकता है। अगर आपने सेलिंग प्राइस ज़्यादा चार्ज कर ली तो कितने दिन चार्ज करोगे। अगर आपने ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज कर ली तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर कम रेट में मार्केट में प्रोडक्ट सेल करेगा और आपकी सेल हो सकता है ख़त्म ही हो जाए। तो आपकी सेलिंग प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड सेलिंग प्राइस शुड नॉट बी ओवर, सेलिंग प्राइस शुड नॉट बी लो। इसको रीजनेबल होना है। और इसको रीजनेबल कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस रीजनेबल कैसे होगी। सेलिंग प्राइस रीजनेबल तब होगी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट पर बेस्ड होगी तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, रीजनेबल होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। हम ये पता करेंगे कि एक कैलकुलेटर की क्या कॉस्ट होती है। हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं हमने कैलकुलेट किया, एक कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है वो 400 रुपीज़ है। फिर हमने क्या किया, उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, जन सेवा के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कमाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में प्रॉफिट को, एक रीजनेबल प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। 400 इज कॉस्ट, 40 रुपीज इज अवर प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस इज 440। बिना कॉस्ट को कैलकुलेट किए आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस ओवर है या अंडर है। आपने ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज की है या आपने सेलिंग प्राइस बहुत कम चार्ज की है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। सेलिंग प्राइस शुड बी रीजनेबल एंड इट इज़ रीजनेबल ओनली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट। पहले आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, उसमें रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करोगे एंड द रिजल्ट इज सेलिंग प्राइस। तो ये जो कॉस्ट कैलकुलेट करना तो हमें पड़ेगा ही। अगर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है भाई तो हमें कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। और ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मतलब अब आपको इस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता क्या है, इसका काम क्या है, ये क्यों है डिपार्टमेंट हमारे में, हमारी फैक्ट्री में ये डिपार्टमेंट क्यों है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का वो है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। क्योंकि बिना कॉस्ट को कैलकुलेट किए आप सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपकी सेलिंग प्राइस या तो बहुत कम हो सकती है या आपकी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो दोनों ही बेकार है। सेलिंग प्राइस रीजनेबल तब होगी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, करेक्ट। सेकंड वर्क, मतलब सेकंड फंक्शन इस डिपार्टमेंट का वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हर एक एक्सपेंडिचर को एनालाइज करता है। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है, कितना है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो और कम किया जा सकता है। ये सारा एनालिसिस करने का काम किसका होता है, ये सारा एनालिसिस करने का काम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। सोचो, अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो श्योर है आपकी सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगी, और अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो श्योर है आप मार्केट से 1 2 3 हो जाओगे, मतलब मार्केट से गायब हो जाओगे। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, देखो मार्केट में बने रहने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंड, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है बट सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। अगर आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम है बट क्वालिटी थर्ड क्लास है तो भी हो सकता है आपके प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो सकता। बट अगर आपकी सेलिंग प्राइस रीजनेबल है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल होने से कोई रोक नहीं सकता। रीजनेबल सेलिंग प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ये दो चीज़ें हैं
तो फिर किस्मत ही आपको रोक सकती है, अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता। भाग्य अगर आपके साथ नहीं है तो फिर कहाँ से कमाओगे। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो अगर ये दो चीज़ें दोनों परफेक्ट है तो, रीजनेबल सेलिंग प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब रीजनेबल सेलिंग प्राइस कब होगी? हमने सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अगर कॉस्ट ही ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस रीजनेबल कैसे होगी? मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन करेगा? ये काम करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। वो हर एक एक्सपेंडिचर को एनालाइज करता है, वो हर एक एक्सपेंडिचर को ये चेक करता है कि क्या ये ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। अगर वेस्टेज हो रहा है तो कैसे ख़त्म करें या कैसे कम करें। अगर कोई खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो कम कैसे करें। क्या ऑल्टरनेटिव कोई तरीका हो सकता है काम करने का? लेबर की जगह क्या मशीन लगा दे तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम क्या यहाँ पर सोलर लगा दे तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। मतलब हर एक एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि एक्सपेंडिचर को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। इसका सेकंड मेन फंक्शन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस डिपार्टमेंट के फंक्शन भी बता रहा हूँ और इससे आपको इस डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रही है कि ये डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कॉस्ट का एनालिसिस करता है ना। थर्ड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन for decision making, डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो छोटा हो, डिसीजन मेकिंग का काम करता है उसका टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, मगर उसके लिए टॉप मैनेजमेंट को क्या चाहिए? टॉप मैनेजमेंट को उसके लिए इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो तो इसके लिए पहले तो आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मान लो आपने 10th क्लियर कर ली, अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है आगे। इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, या कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है, या कॉमर्स करनी है, या मैं कंपटीशन एग्जाम दूंगा उसकी तैयारी करनी है, क्या करना है। तो इसके लिए आपने क्या किया होगा? बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, बहुत सारे जनों से बात की होगी, है ना। और उसके बाद में देन यू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, मुझे कॉमर्स लेनी है और उसके बाद सीए करना है, राइट। तो ये जो आपने डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है कि हमने अक्कड़ बक्कड़ कर लिया कि जहाँ पर उंगली जाएगी बस लास्ट में वहीं पर डिसीजन ले लूँगा, ऐसा तो नहीं। ये आपकी फ्यूचर का डिसीजन है, ऐसे तो नहीं लिया जा सकता। तो आपने क्या किया होगा? आपने पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, कौन सा कोर्स कहाँ से होता है, कैसे होता है, क्या एक्सपेंडिचर आता है हर कोर्स को करने में, कोर्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड देन यू डिसाइड कि मुझे कॉमर्स लेनी है और सीए करना है, राइट ना। तो ये इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेने का काम है। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है बिजनेस में, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेने का काम करता है। और बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट जितने भी डिसीजंस लेता है उन सब के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अवेलेबल कराता है, नहीं। सारे डिसीजंस के लिए नहीं, मगर बहुत सारे डिसीजंस के लिए। प्रोडक्ट के लिए कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा सकता है। मार्केट के बारे में डिटेल में कुछ, कॉस्ट के बारे में कुछ लेना है, सेलिंग प्राइस के बारे में डिसीजन लेना है, 2-4 प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना है, तो ये डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है? वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। टॉप मैनेजमेंट बता देता है कि हमें इस बारे में डिसीजन लेना है और इससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है
वो आप हमें प्रोवाइड कीजिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से टेबल में सेट करेगा, उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ये रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, टॉप मैनेजमेंट को देगा, जिसके बेस पर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेने का काम कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है और इसके बेस पर ये डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन है, ये डिसीजन होना चाहिए। मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सारे डिसीजंस की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ डिसीजंस में और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन है, मार्केट से रिलेवेंट जो डिसीजन है, कॉस्ट से रिलेटेड जो डिसीजंस है, सेलिंग प्राइस से जो रिलेटेड डिसीजंस है, वहाँ पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बहुत हेल्प करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। आप ऐसा मत समझना कि बहुत इजी काम है, ये बहुत हाई जो कहना चाहिए कि इसमें हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स का ही काम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना, उनको टेबल में सेट करना और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार करके देना, ये बहुत बहुत क्वालिफाइड वर्क होता है जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो पहला हमने फंक्शन समझा कॉस्ट को कैलकुलेट करना, सेकंड हमने डिस्कस किया कॉस्ट को कंट्रोल करना, और थर्ड हमने डिस्कस किया डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। फोर्थ, वैसे तो मैं यहाँ पर सारे फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ कुछ मेन फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। हम इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, हम आज इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए मैंने आपको कहा कि अभी आप लिखना मत, अभी आप इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान करो। जान पहचान करोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और जब आपका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ये आपको, मैंने आपको कहा ही था कि आप इसमें मोर देन 80 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तो आज हम इससे जान पहचान करेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, और इस डिपार्टमेंट का क्या क्या काम हो सकता है, कैलकुलेट प्रॉफिट of each activity or product। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करता है। वैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का काम किसका है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम करता है, जिसमें वो सारी जर्नल एंट्रीज करता है, लेजर अकाउंट बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है और लास्ट में जाके फाइनल अकाउंट बनाता है, राइट। हमने पढ़ा भी है अकाउंटिंग में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, मगर वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है एक्टिविटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके टोटल 5 प्रोडक्ट है, ABCDE। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है टोटल, 5 प्रोडक्ट है, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट कैलकुलेट करता है। बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, वो हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करता है। वो डिपार्टमेंट ये कैलकुलेट करता है कि हमें ए प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, बी से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, सी का कितना प्रॉफिट लॉस है, डी का कितना है, ई का कितना है। हर एक प्रॉफिट का, हर एक एक्टिविटी की प्रॉफिटेबिलिटी को सेपरेटली कैलकुलेट करने का काम करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे क्या फायदा इसका, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो टोटल का ही कैलकुलेट करो, हमें क्या करना कि ए का कितना प्रॉफिट लॉस है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, ई का कितना है, ये अलग अलग कैलकुलेट करने का बेनिफिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, जैसे मान लो हम 5 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, अगर हमें हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली पता होगा तो हमें हर एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पता रहेगी कि ए की क्या परफॉर्मेंस है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, ई की क्या है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें डिसाइड करना है, किसी भी पॉइंट को लेकर डिसाइड करना है, जैसे प्रोडक्ट ए के बारे में हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं,
तो वो डिसीजन तभी पॉसिबल है जब हमें प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट सेपरेटली पता हो। अगर हमें प्रोडक्ट बी के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना हो, चाहे उसकी सेलिंग प्राइस को बढ़ाने को लेकर हो, चाहे सेलिंग प्राइस को कम करने को लेकर हो, या उसकी क्वालिटी के साथ में कुछ बात हो, या उसके एक्सपेंडिचर को रिलेटेड बात हो, ये तभी पॉसिबल है जब हमने प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली कैलकुलेट किया है। सी का, डी का, ई का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट का, हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट लॉस सेपरेटली कैलकुलेट करता है, जिससे कि हर एक्टिविटी के बारे में फ्यूचर में कभी भी अगर हमें कुछ डिसीजंस लेना हो तो हम बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ भी डिसीजन लेना हो, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना हो, ये पता करना हो कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है। कभी ऐसा हो जाए कि हमें एक प्रोडक्ट बंद करना हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो सबसे कम प्रॉफिटेबल है उसको बंद कर दिया जाए, है ना। तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, बट ये तभी पॉसिबल है जब हमें हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली पता हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट नहीं होता, ओवरऑल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट, हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करता है, और ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारे, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, ये जो मैंने 4 लिखे हैं केवल ये ही उसके काम है, नहीं, इसके अलावा भी उसके और बहुत सारे काम हैं। बट अभी हमने कुछ मेन फंक्शन के बारे में बात की है, और इससे बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डिपार्टमेंट करता क्या है। ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इसका क्या काम है। अब आप किसी भी कंपनी के बारे में अगर कभी पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि इस फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डिपार्टमेंट क्या करता है। सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में हम पहले से क्लियर है वो क्या करता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बारे में हमें पता है वो क्या करता है। हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में पता है वो क्या करता है। परचेज डिपार्टमेंट के बारे में पता है वो क्या करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में पता है वो क्या करता है। बट ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है हमें पहले से पता नहीं था। आज हमने इसको डिस्कस किया। अभी हम इस सब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट के बारे में जानोगे, इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ोगे, तो आप बिल्कुल किसी भी कंपनी में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, तो बिल्कुल आप इस डिपार्टमेंट में काम करने के लायक हो जाओगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ऐसा मत समझना कि ठीक है डिपार्टमेंट है तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक, क्योंकि इसके जो काम है वो ज़्यादातर हर ऑर्गेनाइजेशन को उन काम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो बिल्कुल हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आपको दिमाग में ये फंक्शंस रहने चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमें दिमाग में ध्यान रहेगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने अभी किया थोड़ी जान पहचान, इस सब्जेक्ट से जान पहचान की। अब हम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों ने अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस हमने कहाँ लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे। कुछ एक्सपेंसेस हमने कहाँ लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिए। जैसे वेजेज का एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग में आ जाएगा। जैसे परचेज है, ट्रेडिंग में आ जाएगा। जैसे फ्रेट इनवर्ड है, ट्रेडिंग में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग में आ जाएंगे। ऐसे करते हैं। फिर P&L में हम ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, है ना, सेलिंग एक्सपेंडिचर, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे कहाँ लिखते हैं, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। मतलब हमने एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कुछ एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। अकाउंट्स में हम ऐसा करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको मैं शॉर्ट में कॉस्टिंग कह सकता हूँ, मतलब इस सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में बहुत बार कॉस्टिंग भी कहते हैं। कॉस्टिंग में भी एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन कर रखा है।
मगर अलग अलग तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट करने के। कुछ तरीकों की आज हम बात करेंगे, क्योंकि वो बात करेंगे तभी हमें इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉस्ट पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट कर रखा है। कॉस्ट को बाइफरकेट करने का एक तरीका है कि हमने एक्सपेंडिचर को, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है, हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा एक्सपेंडिचर है जिसका नाम है मटीरियल। क्या नाम है? मटीरियल कॉस्ट। दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर है जिसका नाम है लेबर कॉस्ट, और तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर है जिसका नाम है ओवरहेड। आप कहोगे ये क्या है? ये तो हमने कभी ट्रेडिंग P&L में पढ़ा नहीं, ओवरहेड। फ्रेंड्स, मटीरियल कॉस्ट क्या होती है? मटीरियल कॉस्ट का मतलब बेसिकली होता है रॉ मटीरियल। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? रॉ मटीरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को सेल कर देती है। रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है और उस फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल कर देती है, राइट। तो जो फिनिश गुड्स बनता है, जिस मटेरियल से बनता है, वो मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल। ये टी शर्ट आउटपुट है, ये टी शर्ट क्या है? प्रोडक्ट है। तो जो कंपनी ये टी शर्ट बना रही है, वो टी शर्ट किससे बना रही है? कपड़े से बना रही है। तो उसके लिए कपड़ा क्या है? उसके लिए कपड़ा रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल जिसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में मटेरियल भी कह सकते हैं। मेन एक्सपेंडिचर इज रॉ मटेरियल एक्सपेंडिचर, जिससे प्रोडक्ट बनेगा। आप बेचोगे किसको? प्रोडक्ट को बेचोगे ना, और प्रोडक्ट बनेगा किसे? मटेरियल से बनेगा। मटेरियल कोई आप फॉर्म कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हो और उसको फिर मार्केट में सेल कर देते हो। तो मेन एक्सपेंडिचर है मटेरियल की कॉस्ट। सेकंड मेन एक्सपेंडिचर है लेबर की कॉस्ट। सेकंड मेन एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया? लेबर की कॉस्ट। लेबर मतलब वर्कर। वर्कर को जो आप पेमेंट देते हो उसको हम क्या कहते हैं? वेजेज। वर्कर को जो आप पेमेंट देते हो उसको हम क्या कहते हैं? वेजेज। या तो आप वेजेज कह सकते हो या फिर आप उसको लेबर की कॉस्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लेबर की कॉस्ट, करेक्ट। तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर है ओवरहेड। अब ये ओवरहेड क्या है? फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल की कॉस्ट है और ये जो लेबर की कॉस्ट है, इन दोनों कॉस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर है, हमने उनको नाम दिया है ओवरहेड। अब चाहे वो रेंट का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो सैलरी का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो डेप्रीसिएशन का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर हो, कोई भी खर्चा हो। आपने ट्रेडिंग P&L में बहुत सारे खर्चे लिखे हैं ना, सारे एक्सपेंडिचर मटेरियल और लेबर को छोड़कर बाकी क्या है? ओवरहेड। हमने बाकी सारे एक्सपेंडिचर को एक नाम दिया है और वो है ओवरहेड। और हमने ओवरहेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब हमने ओवरहेड को भी बाइफरकेट कर रखा है। एक ओवरहेड है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या नाम है? फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा ओवरहेड है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और तीसरा ओवरहेड होता है जिसको हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है? फ्रेंड्स देखो, समझना, ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ मशीनें होती है, जहाँ वर्कर काम कर रहे होते हैं, और वो मशीन और वर्कर क्या करते हैं? वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है? सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल कर देता है, राइट। तो ये फैक्ट्री है, ये है हमारी फैक्ट्री। एक होता है ऑफिस। एक क्या होता है? ऑफिस। ऑफिस वो जगह होती है जहां से पूरा जो बिजनेस है मैनेज होता है। पूरा बिजनेस कहाँ से मैनेज होता है? ऑफिस से मैनेज होता है ना। आप लोग स्कूल में भी पढ़ते थे, एक तो होती है क्लासरूम। क्लासरूम वो जगह होती थी जहाँ पढ़ाते थे, जहाँ टीचर पढ़ाते थे, आप पढ़ते थे, वो साइन कराते थे, आप साइन करते थे, राइट। वो जगह क्या थी? क्लास, राइट।
अब एक जगह होती थी ऑफिस, ऑफिस होता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, वहां पर स्टाफ होता था, वो सारा सबका मैनेजमेंट करता था, टीचर की सैलरी देने का काम और बच्चों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा काम कहाँ होता था, वहां होता था एडमिनिस्ट्रेटिव में। वहां पर हेड कौन होता था, प्रिंसिपल। वहाँ प्रिंसिपल जो है वो हेड होता था और वो सारे ऑफिस को मैनेज करता था, सारे टीचर को मैनेज करता था, पूरी स्कूल को मैनेज करता, राइट। तो ऑफिस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और एक जगह होती थी जिसको हम कहते थे वेयर हाउस, जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आएगा, फैक्ट्री में मशीनें होगी, वर्कर होंगे, वो क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद कहाँ ले जाके रखेंगे, वेयर हाउस में। वेयर हाउस जहां से आगे हम प्रोडक्ट को बेच देंगे, मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। ये जो फैक्ट्री है, ये जो हमने फैक्ट्री का एरिया लिखा है, फैक्ट्री वो जगह जहां पर मशीन है, जहां पर वर्कर है, ये जो हमारी फैक्ट्री है, यहां पर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है रॉ मटेरियल और लेबर को छोड़कर, हम उसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है कि फैक्ट्री के जो खर्चे, मगर दो एक्सपेंडिचर को छोड़कर, रॉ मटेरियल के एक्सपेंडिचर को और लेबर के एक्सपेंडिचर को, मतलब मटेरियल की कॉस्ट और वेजेज की कॉस्ट को छोड़कर फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे होते हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन, जैसे पावर की कॉस्ट, मशीनें चलेगी किससे, पावर से, पावर की कॉस्ट, जैसे वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर रखा हुआ है, सुपरवाइजर की सैलरी का एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर, अगर फैक्ट्री हमने रेंट पे ले रखी है तो फैक्ट्री का रेंट का एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री में लाइट का एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है, फैक्ट्री की रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री की क्लीनिंग का एक्सपेंडिचर, ये सारे खर्चे क्या है, ये सारे के सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड है। मतलब आप ये सोचो कि जहां पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, उस जगह के जो भी खर्चे हैं, दो खर्चों को छोड़कर, मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, इनको छोड़कर जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या फिर इसको वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वर्क्स ओवरहेड। ये सब हम लिखेंगे, मगर आज हम क्या करेंगे, केवल इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान, फिर जैसे जैसे मैं कल चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल आपको ये जो अभी पढ़ा कैसे लिखाना है वो मैं लिखा दूंगा, और फिर चैप्टर के बारे में भी हम लिखते जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, या इसको वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, या फिर इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। ये जो OH लिखा है इसका मतलब शॉर्ट में लिखा है OH, मतलब ओवरहेड, ओवरहेड को मैंने शॉर्ट में लिखा है OH, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि OH क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आप कह सकते हो, वर्क्स ओवरहेड भी आप कह सकते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंडिचर आता है मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड, उसको हम वर्क्स ओवरहेड, या उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया एक जगह क्या होती है, ऑफिस होती है, ऑफिस में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑफिस में स्टाफ है उनकी सैलरी, ऑफिस में लाइट का जो बिल आता है वो ऑफिस एक्सपेंडिचर, जैसे ऑफिस में आपने ऑफिस को रेंट पे ले रखा है तो ऑफिस का रेंट, ऑफिस में फर्नीचर है उसका डेप्रीशिएशन, ऑफिस में इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनका डेप्रीशिएशन, ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह ये सब है उनका डेप्रीशिएशन, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर है, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंडिचर, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंडिचर है हम उनको कह सकते हैं ऑफिस ओवरहेड, या फिर हम उसको कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये जो हमारा सेकंड ओवरहेड है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब ऑफिस के जितने भी एक्सपेंडिचर है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस में लाइट का एक्सपेंडिचर, ऑफिस का रेंट का एक्सपेंडिचर, ऑफिस में फर्नीचर का डेप्रीशिएशन,
ऑफिस में इक्विपमेंट है, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, लैपटॉप वगैरह है, उन सब का डेप्रिसिएशन, ऑफिस की लाइट का जो भी ऑफिस के एक्सपेंडिचर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फिर ओवरहेड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें दो ओवरहेड है, एक है सेलिंग, एक है डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड वो होता है जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है। हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए जितना भी खर्चा करते हैं उनको कहते हैं सेलिंग ओवरहेड। सेल्स को प्रमोट करना, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का ओवरहेड क्या है? सेलिंग ओवरहेड। जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर, जैसे सेल्समैन की सैलरी, हमने सेल्समैन रखे हुए हैं जो सेल्स को प्रमोट करते हैं, सेल्समैन की सैलरी क्या है? सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए होते हैं उनको कहते हैं सेलिंग ओवरहेड। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो है जो हमारी फैक्ट्री से, मतलब वेयर हाउस से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का जो भी खर्चा आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमारी फैक्ट्री से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में जो भी एक्सपेंडिचर आता है, जैसे फ्रेट आउटवर्ड। अच्छा, वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस की लाइट का एक्सपेंडिचर है ना, वेयर हाउस की रिपेयर और मेंटेनेंस, ये सारे वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सभी भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मगर बहुत बार ये सेलिंग ओवरहेड को, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग अलग करना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाता है। ये पता नहीं चलता कि ये सेलिंग में जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन में, या थोड़ा सेलिंग में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में, इस तरह की दिक्कत आती है। तो इस कारण से हमने एक ही हेड बना दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सेलिंग ओवरहेड भी इसी में है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी इसी में, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमने ओवरहेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। मतलब देखा जाए तो हमने कॉस्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेजेज की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री के ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। करेक्ट। अच्छा, जैसे मान लो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, राइट। कॉस्टिंग में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक शीट बनाती है और उस शीट का नाम है कॉस्ट शीट। क्या नाम है? कॉस्ट शीट। वैसे तो उस कॉस्ट शीट का जो हमारे नए सिलेबस में फॉर्मेट है वो बहुत बड़ा फॉर्मेट दे रखा है, बट मैं आपको एक छोटा फॉर्मेट, एक जनरल फॉर्मेट बताता हूँ। फिर जब हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर भी है कॉस्ट शीट का चैप्टर, जब हम कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमें मॉड्यूल में दे रखा है वैसा ही पढ़ेंगे। बट एक छोटा सा फॉर्मेट, जो एक जनरल फॉर्मेट अभी तक चलता आ रहा था, अभी जो मॉड्यूल में बड़ा फॉर्मेट दे दिया, उससे पहले जो फॉर्मेट छोटा सा जो चलता रहा था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कॉस्ट शीट का किस टाइप का फॉर्मेट होता है, ठीक है। वहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, कुछ इसी तरीके के एक्सपेंडिचर से कॉस्ट शीट बनाई जाती है, राइट। उसके फॉर्मेट को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनती है, जिससे कि हमें थोड़ा सा और इस सब्जेक्ट से जान पहचान करने में हेल्प मिलेगी। कॉस्ट शीट, ये बिल्कुल आपको अभी नोट नहीं करना है, क्योंकि जो नया फॉर्मेट, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट हमें दे रखा है, हमें उसी से हमें कॉस्ट शीट बनानी है। तो बिल्कुल अभी आप इसको नोट नहीं करोगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज। एक और आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैंने कहा ना, थोड़ा अभी हम नॉर्मल, थोड़ा इजी सा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होके अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए आपको ये नोट भी नहीं कर। ये 3 एक्सपेंडिचर होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन 3 को मिलाकर हमने एक नाम दिया है
इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड। मैंने अभी आपको बताया फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, तो जो भी फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और आती है, स्टॉक। आपको पता है व्हाट इज स्टॉक? देखो, स्टॉक भी फ्रेंड्स 3 तरह के होते हैं। एक स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक मतलब जो कच्चा माल जो हम खरीद के जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचते हैं ना, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है, और एक और स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। मतलब वो जो सेमी फिनिश गुड्स है, उस पर कुछ काम हो चुका है मगर अभी पूरा काम नहीं हो रखा है, थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा काम होना अभी तक बाकी है, हम उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो लिखते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड, मतलब जितने रुपए का रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है ना, वो यहाँ लिखते हैं। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही एडजस्ट हो जाता है। अब जो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होता है ओपनिंग, वो यहाँ ऐड होगा, ओपनिंग WIP स्टॉक। आपको बिल्कुल भी ये फॉर्मेट नोट नहीं करना है, ध्यान रखना। जब हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, जो मॉड्यूल में फॉर्मेट बड़ा सा फॉर्मेट दे रखा है, हमें उसको नोट करना है और उसी से ही कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, WIP का स्टॉक ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर इसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या इसको कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, ये हम इसको नाम दे सकते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या ऐड होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और हम लेस करते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को हम लेस करते हैं, तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस होता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट, या फिर हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, या फिर कहते हैं टोटल कॉस्ट, और उसके बाद में हम लिखते हैं इसमें सेल्स, तो डिफरेंस जो आता है उसको कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। हम यहां पर लिखेंगे सेल्स एंड डिफरेंस इज प्रॉफिट लॉस। सेल्स और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं प्रॉफिट और लॉस। ये छोटा सा फॉर्मेट लिखा है ना। ऐसा फॉर्मेट, ये जो नया फॉर्मेट अभी नए सिलेबस में दे रखा है, नए जो मॉड्यूल में दे रखा है, मैंने अभी उसको नहीं बताया आपको। जब कॉस्ट शीट का पूरा एक चैप्टर दे रखा है, जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको नया फॉर्मेट से भी बताऊंगा कि क्या नया फॉर्मेट दे रखा है, क्या क्या उसमें ऐड हो रखा है। लेस तो कुछ नहीं हो रखा है, ऐड ही हो रखा है, तो कैसे कैसे बनेगा। मगर एक बेसिक सा फॉर्मेट थोड़ा समझ में आता है कि क्या है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो रिजल्ट आता है प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड अभी आप समझ गए क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक WIP लेस करेंगे, तो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अभी आपको मैंने बताया क्या होता है, तो उसका रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस करेंगे, रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि टोटल कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अभी हमने डिस्कस किया। फिर सेल्स लिखेंगे एंड डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट। तो इस तरीके से एक कॉस्ट शीट बनती है, और थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में ही इस चैप्टर के अंदर
जो डिटेल में पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, वो चैप्टर ही हमारा कॉस्ट शीट का ही चैप्टर है। तो उसमें डिटेल में कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन बताया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड। ओवरहेड क्या है? अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट ऑल एक्सपेंसेस आर ओवरहेड। और ओवरहेड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या कॉस्टिंग में कॉस्ट को केवल इसी तरह से बाइफर्केट कर रहा है? तो मैं आपको कहता हूं नहीं, केवल कॉस्ट को इसी तरीके से बाइफर्केट नहीं किया हुआ है, और भी तरीके हैं कॉस्ट को बाइफर्केट करने के। एक तरीका दे रखा है कॉस्ट को क्लासिफाई करने का, और वो दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आउटपुट के प्रपोर्शन में चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी चेंज होता है। हम उन सारे एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल जब आउटपुट बनेगा तभी लगेगा, अगर आउटपुट भी नहीं बना तो रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, मतलब रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर जीरो हो जाएगा अगर आउटपुट भी जीरो है तो। लेबर की कॉस्ट, लेबर कब होगी? जब आउटपुट बनेगा, अगर आउटपुट ही नहीं बना तो लेबर की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर आउटपुट डबल बना तो लेबर की कॉस्ट भी डबल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी डबल। अगर आउटपुट आधा हो गया तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी हाफ, लेबर की कॉस्ट भी हाफ। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, आउटपुट डबल तो एक्सपेंडिचर भी डबल, आउटपुट हाफ एक्सपेंडिचर भी हाफ, आउटपुट जीरो तो एक्सपेंडिचर भी जीरो। हम उन सारे एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। मगर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स का मतलब है फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, इनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं। आउटपुट जीरो मगर ये खर्चा तो उतना का उतना लगेगा। आउटपुट डबल हो गया तो भी उतना ही लगेगा, आउटपुट हाफ हो गया तो भी उतना ही लगेगा। वो सारे खर्चे जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली लगते हैं, मंथली, ईयरली, वो सारे खर्चे क्या होते हैं? फिक्स कॉस्ट होते हैं। एक और एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसमें कुछ वेरिएबल होता है, कुछ फिक्स होता है। मतलब वो पूरी तरीके से वेरिएबल भी नहीं होते, पूरी तरह से फिक्स भी नहीं होते। उसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे आप लोगों ने अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा। अगर आप बिल्कुल एक भी यूनिट कंज्यूम मत करो, सारे घर वाले घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, घर पे ताला लगा दो, सब लाइट फ्रिज सब बंद, 1 महीने के लिए घर पे आओगे, आपको बिजली का बिल मिलेगा, आपको 500 रुपये भरने हैं, 800 रुपये, 1000 रुपये, 500 जो भी है वो भरने हैं। आप कहोगे जब एक यूनिट कंज्यूम नहीं की, हम तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए थे स्विट्जरलैंड, 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं हुई तो बिल कैसे? क्योंकि जो बिल आता है उसमें कुछ फिक्स पोर्शन होता है। आपने 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं की मगर वो फिक्स पोर्शन तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब कुछ पोर्शन तो फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन क्या है? वेरिएबल। आप जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से वो अमाउंट भी आपको भरना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। वेरिएबल आपके कंजम्पशन पे, आप कितना कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से वेरिएबल लगेगा, मगर फिक्स तो आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे आउटपुट कुछ भी नहीं हो, चाहे कंजम्पशन कुछ भी नहीं हो। हम ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। कुछ पोर्शन फिक्स्ड और कुछ पोर्शन वेरिएबल इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे 3 टाइप के एक्सपेंडिचर हो गए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये भी कॉस्ट को बाइफरकेट करने का एक तरीका है। कॉस्ट को बाइफरकेट करने का एक और तरीका है, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जैसे मटेरियल की कॉस्ट, जैसे लेबर की कॉस्ट, वो आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी वगैरह का एक्सपेंडिचर आता है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट, हम उनको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मगर जो खर्चे आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हम उन खर्चों को कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे सैलरी का खर्चा आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे रेंट का खर्चा आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हम उनको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज नॉट
डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट हम उनको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और जो डायरेक्टली रिलेटेड है हम उनको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। एक और तरीका है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कॉस्ट को हमने एक और कैटेगरी में भी डिवाइड किया है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप खत्म भी कर सकते हो, मगर अनकंट्रोलेबल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लगेगा ही लगेगा। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप कंट्रोल कैसे करोगे, आउटपुट अगर बनाना है तो रॉ मटेरियल तो लगेगा ही, ये क्या हो गया अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जो एक्सपेंडिचर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, और जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो वो है कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से और भी है, और भी यहाँ पर है नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, और भी बहुत सारे तरीके देखे हैं जिससे कि हम कॉस्ट को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो वर्ड है कॉस्ट, एक वर्ड है फ्रेंड्स कॉस्टिंग। पता है कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मेथड दे रखे। हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे क्यों तरीके, एक ही तरीका होना चाहिए? ज्यादा तरीके होंगे तो ज्यादा तरीके याद रखने पड़ेंगे, एक ही तरीका होगा तो एक ही तरीका याद रखना पड़ेगा, है ना? एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बहुत सारे तरीके क्यों है, एक ही तरीका होना चाहिए। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके क्यों है? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं और हर बिजनेस की सिचुएशन भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर टाइप के बिजनेस की एक जैसी सिचुएशन ही होती है ना? तो कोई भी आपको काम करना है तो ऐसा नहीं है कि हर काम को करने का एक ही तरीका हो सकता है, क्योंकि एक ही तरीका हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल हो जाए ये जरूरी नहीं। तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड बने हुए हैं। बहुत सारे मेथड क्यों बने हुए हैं? क्योंकि अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, कुछ ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस करते हैं, है ना? अलग अलग टाइप के बिजनेस, अलग अलग टाइप का तरीका, इसीलिए मेथड भी अलग अलग होते हैं। बहुत सारे मेथड बने हुए हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, जॉब कॉस्टिंग मेथड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, बहुत सारे मेथड हमें दे रखे हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर और कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ठीक, तो थोड़ा तो आप ये समझ गए हो कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का बाइफरकेशन कैसे हो सकता है, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करने वाले इस सब्जेक्ट को पढ़ने से। थोड़ा बहुत हमें इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान बढ़ी है, पूरी तो नहीं मगर 10-15% तो हमें इस सब्जेक्ट से थोड़ी जान पहचान हो गई, है ना फ्रेंड्स? हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। अब हम बात करेंगे तो आपको बिल्कुल इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझ में आएगा कि क्या कोर्स दे रखा है और ये जो चैप्टर दे रखे हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमें, है ना? देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कोर्स है कॉस्टिंग का, ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका अगर मैं सिलेबस लिखूं, सिलेबस, तो इसके सिलेबस को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। कितने में? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। जो भी हमारे चैप्टर है इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट, इसको थोड़ा सा सीधा किया जाए, फर्स्ट पार्ट हमारे इस सब्जेक्ट का वो है कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो हमें 3 चैप्टर तो ये ही दे रखे हैं, मतलब हमारे पहले 3 चैप्टर के नाम पता क्या है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल चैप्टर का नाम है, लेबर चैप्टर का नाम है, ओवरहेड चैप्टर का नाम है। मटेरियल कॉस्ट, पहला चैप्टर मटेरियल, दूसरा चैप्टर लेबर, तीसरा चैप्टर ओवरहेड, ओवरहेड, और एक और चैप्टर है वो भी कॉस्ट का ही पार्ट है और उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैंने शॉर्ट में लिखा ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
ये 4 चैप्टर हमें दे रखे हैं कॉस्ट के बारे में दे रखे। अच्छा, सेकंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, सेकंड पार्ट इस सब्जेक्ट में हमें दे रखा है कॉस्टिंग के मेथड। उसमें हमें चैप्टर दे रखे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। हमें एक चैप्टर दे रखा है सर्विस कॉस्टिंग, एक हमें चैप्टर दे रखा है कॉस्ट शीट, एक हमें चैप्टर दे रखा है जॉब कॉस्टिंग, एक हमें चैप्टर दे रखा है बैच कॉस्टिंग। अच्छा, एक चैप्टर और होता है, एक मेथड और होता है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मगर नए सिलेबस में जो हमारा सीए का नया सिलेबस है उसमें से वो चैप्टर कोर्स में से हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कोर्स में से ही हटा दिया, मॉड्यूल में नहीं दे रखा है। चलिए, अच्छा हुआ, ये कम हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा पार्ट हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका चैप्टर का नाम भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें एक ही चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ट्रेडिंग, ये जनरल एंट्रीज करना, लेजर अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सेम उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, मगर थोड़ा तरीका अलग है। ऐसा अगर सेम होता तब तो क्यों देते, तो कुछ तरीका अलग है। वो तरीका क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और फिर हमें सबसे लास्ट पार्ट दे रखा है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, या फिर इसको मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा कोर्स क्या दे रखा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लास्ट में 3 चैप्टर दे रखे हैं। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो इन सब के बारे में हम पहले एक बार कॉस्टिंग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भी कह सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको आप टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भी कह सकते हो। इसमें एक चैप्टर है बजटरी कंट्रोल, दूसरा चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, और तीसरा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आपके टोटल चैप्टर कितने हो गए? आपके टोटल चैप्टर अगर मैं गिनूं तो पहले पार्ट में हमारे हैं 4 चैप्टर, 4, इसमें है हमारे 6 चैप्टर। सबसे अच्छा है ये वाला एक चैप्टर, बहुत अच्छा, भगवान इसका भला करे। और सबसे लास्ट में है 3 चैप्टर, तो ये हो गए 4 + 6 + 1 + 3 = 14 चैप्टर्स। हमारे कोर्स में टोटल 14 चैप्टर्स है। प्रैक्टिकल इसमें फिर एक और चैप्टर है जिसमें थियोरी दे रखी है बहुत सारी, ठीक है। तो हमारे कोर्स में ये टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब बात आती है हम इस पूरे कोर्स को कैसे करेंगे। ये जो पूरा कोर्स है इसको हमें कैसे करना है, कितने टाइम में हो जाएगा, इन सब के बारे में थोड़ी बात, एक एस्टिमेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट जो टाइम लगना है वो 130 आवर्स के नियर अबाउट लगना है। ऑलमोस्ट 130 आवर्स के नियर अबाउट हो सकता है, 10 घंटे ज़्यादा भी हो सकते हैं या 2-5 घंटे कम भी हो सकता है, ठीक है। 130 आवर्स में हमारा ये कोर्स कंप्लीट होना है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, चैप्टर को डिस्कस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। 130 आवर्स में हमारा ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो ऑन एन एवरेज क्लास होगी वो 1.5 आवर की होगी ऑलमोस्ट। मतलब हो सकता है कि कभी कभार 1.5 से ज़्यादा भी कर लिया और कभी कभी हो सकता है 1.5 से कम भी, मतलब 1.5 घंटे के ऑलमोस्ट क्लास होगी। 1.5 घंटे से थोड़ी बहुत ज़्यादा या हो सकता है कभी कभार कम भी क्लास हो सकती है, ठीक है। हम आपको जो
मेरी तरफ से नोट्स मिलेंगे, वो 2 सेट मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको 2 सेट मिलेंगे नोट्स के। एक तो होगा जिसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे रखा होगा, मतलब सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, ये नोट्स इसमें सारे क्वेश्चंस। और सेकंड नोट्स जिसमें थियरी, सारे चैप्टर की थियरी दे रखी होगी एंड एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिकल असाइनमेंट का एक नोट्स मिलेगा और थियरी और एमसीक्यू का आपको एक सेट मिलेगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन क्लास मिलेगी, और ये जो रिवीजन क्लास आपको मिलेगी ये एग्जाम से कुछ टाइम पहले अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने मिलेगी रिवीजन क्लास, ठीक है। ये रिवीजन क्लास में हम पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, अच्छा रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, अटेम्प्ट वाइज बात करेंगे कि इस अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से कम क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब के बारे में भी अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग का, ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू भी आएंगे। पहले एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं आते थे, मगर नए सिलेबस में एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आएंगे, और एमसीक्यू के क्वेश्चन 30 मार्क्स के और अदर जो है वो 70 मार्क्स के। अदर में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 5, 7, 10 नंबर के क्वेश्चन जो भी होंगे, उसमें कुछ थियोरी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम थियोरी की तैयारी भी बहुत अच्छी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, कॉस्टिंग है मतलब कैलकुलेशन किए जाओ और थियोरी पे ध्यान मत दो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप मान के चलो कि ये जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 15 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो थियोरी के क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर के क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकल होंगे। मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज दिया, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थियोरी से रिलेटेड होंगे। तो वो कैसे करोगे? बिना थियोरी पढ़े हुए, ठीक है। अच्छा, ये जो अदर है 70 मार्क्स, इसमें भी मुझे लगता है कि करीब करीब आपको 15 नंबर की थियोरी के क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। मतलब पूरे पेपर में 100 मार्क्स के पेपर में आई थिंक थियोरी के क्वेश्चन का वेटेज है वो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के इक्वल होगा, आई थिंक, है ना। फिर तो एग्जाम होने के कुछ टाइम पहले तो पता चल ही जाएगा वैसे तो, बट ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चन से उसका वेटेज रहेगा। तो हम थियोरी को भी तैयार करेंगे। 100 में से अगर 30 मार्क्स के थियोरी के क्वेश्चन आते हैं तो हम कोई 70 नंबर में से, फिर 70 में से 80 मार्क्स से ऊपर गए। मैंने आपको कहा क्या मैं 80 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं। अगर मैंने थियोरी छोड़ दी तो फिर 80 से ऊपर कैसे आएंगे? और अगर आपने इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं दिक्कत हो सकती है, एवरेज में दिक्कत हो सकती है। दोनों ग्रुप के जब साथ में एग्जाम दोगे तो ये सब्जेक्ट आपका संकट मोचन का काम करेगा। अगर आपके बाकी में कम कम नंबर भी आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको उठा के हवाई यात्रा पे लेके जाएगा और आपको इंटर का किला पार करा ही देगा, ठीक है। बिल्कुल, ये आपका, आप ये मान के चलो कि ये आप जो सेकंड किले को पार करने जा रहे हो, सेकंड किले पे जो जीतने जा रहे हो, ये आपके सेनापति का काम करेगा। ये आपकी सेना को लीड करेगा, ये आपके बाकी सारे सब्जेक्ट को खींच कर लेके जाएगा। वो कम ज़्यादा भी होंगे, ये सब्जेक्ट आपको पार कर देगा, ठीक है ना। बाहुबली है बिल्कुल, और आपको ये जीता देगा, ये सेकंड किला आपके पार करा देगा। बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 30 मार्क्स के बराबर क्वेश्चन जो है वो थियोरी के क्वेश्चन आ सकते हैं और 70 मार्क्स के क्वेश्चन हमें, ये मेरा एस्टिमेट है, ठीक है। अच्छा, 30 मार्क्स के थियोरी के क्वेश्चन से हम पूरे थियोरी की तैयारी अच्छी करने वाले हैं। क्योंकि जो कॉस्टिंग में जो थियोरी के क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा भारी क्वेश्चंस नहीं आते, इजी क्वेश्चन ही आते हैं। इसीलिए थियोरी ऐसा मत समझना कि कोई केस स्टडी टाइप की थियोरी आएगी, बाउंसर थियोरी आएगी जो बॉल टप्पा खाने के बाद में हमें दिखेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल बॉल आपको दिखेगी। अगर आपने अच्छी तरीके से, अगर आपके हाथ में बैट अच्छा होगा तो बिल्कुल आप उसको बाउंड्री के पार छक्का मारोगे बॉल को। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको थियोरी भी तैयार करनी है, जिससे कि
हम ये 30 में से कम 25 नंबर लेकर आए। एमसीक्यू के क्वेश्चन थियोरी में जो आएंगे उसमें तो अगर आपने ठीक किया तो पूरा ठीक ही है, बाकी के जो थियोरी के क्वेश्चंस है उसमें भी अगर आप थियोरी जो हमने स्टडी मॉड्यूल में दे रखी है अगर उसी से हम तैयार करेंगे, मैं आपको उसी से तैयार कराऊंगा पूरी थियोरी, तो अगर हम उससे तैयार करेंगे तो श्योर है कि हमें उसके लिए भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, जो थियोरी है वो मैं आपको नोट्स दूंगा, वो नोट्स ऑलमोस्ट वैसे ही बनाए हुए हैं जैसा कि मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, हमें वैसी ही थियोरी को तैयार करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो लड़ाई आप लड़ने वाले हो, इंटर से आप लड़ाई लड़ने वाले हो, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ इस लड़ाई में। कॉस्टिंग के लिए हम धज्जियाँ उड़ा देंगे, पूरे पेपर को बहुत जोरदार करने वाले हैं और इसमें हम मोर देन 80 मार्क्स लेके आने वाले। हमें उसी सोच से इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके लिए, अगर आप सर पे कफन बांध चुके हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी आपके पूरा साथ हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को तैयार करेंगे और पूरी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरीके से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, अब बात है इम्प्लीमेंट करने की। तो नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमने थोड़ी सी जान पहचान की है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी इस सब्जेक्ट से रिश्तेदारी बढ़ती जाएगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।